जाने से अंचल की अपेक्षाओं के अनुसार योजना बनाने में मार्गदर्शन मिल रहा है। जो कहा सो किया। हमारी सरकार के लिए बजट संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन के साथ हमारी कथनी एवं करनी की समीक्षा का भी अवसर है। हम यथा वाचो यथा तथा क्रिया के नीति वाक्य को आत्मसात कर आगे बढ़ रहे हैं। सच्चा वादा पक्का काम हमारी सरकार की है पहचान। महोदय, मुझे अवगत कराते हुए प्रसन्नता, गर्व तथा संतोष है कि विगत बजट भाषण में घोषित प्रमुख नवीन कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं। जिला विकास सलाहकार समिति का गठन किया जा चुका है। इस समिति के माध्यम से जिले की प्राथमिकताओं के अनुसार विकास योजनाएं तैयार हो रही है। रुपये 21,630 करोड़ आकार की मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना की स्वीकृति दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा अंतर्गत शीघ्र ही बसें संचालित हो जाएगी। निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए गौशालाओं को देय अनुदान प्रति गोवंश प्रति दिवस रुपये 20 से बढ़ाकर रुपये 40 किया गया है। ग्राम विकास पर केंद्रीय मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना स्वीकृत की जा चुकी है। मुझे सदन को अवगत कराते हुए हर्ष है कि विगत बजट भाषण में कौशल विकास के उद्देश्य से घोषित लोक माता देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया जा चुका है। गत बजट भाषण में निजी निवेश से संपत्ति निर्माण योजना की घोषणा की गई थी। मुझे प्रसन्नता है कि जन निजी भागीदारी मॉडल पर हाल ही में धार एवं बैतूल में चिकित्सा महाविद्यालयों का शुभारंभ हुआ है। मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी अंतर्गत इंदौर एवं आसपास के क्षेत्रों के समग्र विकास की रूपरेखा पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में गीता भवनों की स्थापना के कार्य प्रचलित है। इसी प्रकार अविरल निर्मल नर्मदा योजना आदि के भी कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। राज्य स्तरीय बीमा समिति का गठन किया जा चुका है। विभिन्न विभागों में क्रमबद्ध रूप से शासकीय सेवकों की भर्तियां की जा रही है। शासकीय सेवकों से संबंधित घोषणाओं यथा पेंशन निर्धारण की प्रक्रिया को फैसलेस किए जाने के लिए केंद्रीकृत पेंशन प्रक्रिया प्रकोष्ठ का गठन तथा शासकीय सेवकों के भत्तों का पुनरीक्षण किया जा चुका है। अतः सदन आश्वस्त रहे कि इस बजट भाषण में सम्मिलित नवीन कार्यक्रमों पर भी समय सीमा में सकारात्मक एवं परिणामजनक कार्य होंगे। मौजों के थपेड़े से डरकर जो साहिल पर रुक जाते हैं, वो लोग कहां कश्ती अपनी तूफान में उतारा करते हैं। महोदय, हमारा प्रदेश कृषि उत्पादन तथा किसान कल्याण के स्वर्णिम युग की ओर अग्रसर है। हमारी सरकार ने किसानों की समृद्धि के लिए वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है। हमारी सरकार के लिए घोषणा सरकारी एजेंडा नहीं बल्कि हकीकत में बदलने का संकल्प है। अन्नदाता के श्रम से खेतों में स्वर्ण निखरता है। उन्नत बीज और तकनीक से भाग्य नया अब सस्ता है। समर्थ किसान और समृद्ध डगर की नई कहानी है। धरती पुत्र के स्वाभिमान में विकसित मध्य प्रदेश की निशानी है। बजट पर चर्चा के समय मुझे यह बताते हुए गर्व है कि हमारा प्रदेश दाल उत्पादन में प्रथम, गेहूं एवं तिलहन उत्पादन में द्वितीय स्थान रखता है। देश के कुल सोयाबीन उत्पादन का लगभग 35% हमारे प्रदेश में उत्पादित होता है। हमारा प्रदेश देश का तीसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन वाला प्रदेश है। प्रदेश का संतरा, टमाटर, धनिया एवं लहसुन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान, सब्जियों एवं फूल उत्पादन में देश में दूसरा स्थान है। प्रदेश में 213 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 670 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है। प्रदेश में खाद्यान्न संकुल भंडार में क्षमता 421 लाख 24,000 मैट्रिक टन है, जो देश में सर्वाधिक है। बजट रखने दीजिए, आपको चर्चा का समय मिलेगा तब चर्चा कीजिए। खेती के विभिन्न चरणों यथा भूमि तैयार करने से शुरू करके उत्पादन की बिक्री तक की प्रक्रिया में किसानों को सहायता एवं मार्गदर्शन सुनिश्चित किया जा रहा है। कृषि भूमि तैयार करने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से मिट्टी की गुणवत्ता अनुसार फसल के चयन के लिए साइन एंड कार्ड सहकारी समितियों के माध्यम से उन्नत बीज एवं उर्वरक सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी तथा विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति, फसल भंडारण, उपज का मंडी तथा बाजार में विपणन, भावांतर योजना, प्राकृतिक प्रकोप से क्षति की स्थिति में फसल बीमा, विभिन्न राहत योजनाओं के माध्यम से कृषकों को सहायता
जैविक एवं प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन तथा पोस्ट हार्वेस्ट नरवाई प्रबंधन जैसी गतिविधियों द्वारा कृषि कार्य के प्रत्येक चरण में किसानों के साथ हमारी सरकार खड़ी है। इसके साथ ही किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि तथा शून्य ब्याज पर कृषि ऋण जैसी आर्थिक समर्थन की योजनाएं भी प्रचलित है। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचाई की आवश्यकता सर्वोपरि है। किसानों को स्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन की योजना अंतर्गत 1,25,000 ट्रांसफार्मर स्थापित है। सिंचाई के लिए ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति के सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री कृषक सूर्य मित्र योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में रुपये 3,000 करोड़ की लागत से 1 लाख सोलर सिंचाई पंप किसानों को उपलब्ध कराया जाना लक्षित है। हमारी सरकार किसानों के लिए कृषि उद्यानिकी पशुपालन तथा मत्स्य पालन आदि को मूल्य संवर्धन से जोड़कर रोजगार के व्यापक अवसर सृजित कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अंतर्गत किसान परिवारों को रुपये 6,000 प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। हमारी सरकार द्वारा भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत 6,000 रुपये प्रति वर्ष जोड़कर कुल रुपये 12,000 प्रति वर्ष का लाभ दिया जा रहा है। भावांतर योजना के अंतर्गत सोयाबीन के लिए 6,44,000 किसानों को रुपये 1,292 करोड़ का भुगतान किया गया है। भावांतर योजना के सुपरिणामों से प्रभावित होकर अन्य प्रदेशों द्वारा भी योजना में रुचि दिखाई गई है। महोदय, हमने विगत बजट भाषण में मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना प्रारंभ करने की घोषणा की थी। इसके अंतर्गत किसानों को पारिस्थितिकीय संतुलन हेतु सहायक फसलें लेने पर राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। मुझे अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि इस योजना अंतर्गत 6,69,000 किसानों को रुपये 337 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी गई है। जैविक एवं प्राकृतिक खेती हमारी सरकार की उच्च प्राथमिकता है। हमारे प्रदेश में देश का सर्वाधिक प्रमाणित जैविक खेती क्षेत्र है। एपिडा संस्था द्वारा 10,13,000 हेक्टेयर तथा वनोपज संग्रहण सहित कुल 21,42,000 हेक्टेयर जैविक प्रमाणीकृत क्षेत्र पंजीकृत है। नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग अंतर्गत 1,89,000 किसानों द्वारा 75,650 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य है। नरवाई जलाने की प्रथा को समाप्त करने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन में उपयोगी कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाने के साथ सैटेलाइट के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है। किसानों की सुविधा के लिए उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एग्री GIS, MP किसान मोबाइल ऐप तथा एग्री स्टेट का उपयोग किया जा रहा है। भारत सरकार के फसल बीमा पोर्टल का भू अभिलेख पोर्टल से इंटीग्रेशन किया गया है। किसानों को उर्वरक की होम डिलीवरी का पायलट ई विकास पोर्टल के माध्यम से सफलतापूर्वक 3 जिलों में संपन्न हो चुका है। कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत बिल में दी जाने वाली राहत के लिए 20,485 करोड़, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 1,299 करोड़, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 5,500 करोड़ तथा ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण के लिए रुपये 720 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित है। वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर 9,05,000 किसानों से 77,74,000 मेट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर रुपये 20,213 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त रुपये 1,360 करोड़ का बोनस भुगतान भी किया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 7,62,000 किसानों से 51,74,000 मेट्रिक टन धान का उपार्जन किया जाकर रुपये 11,744 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। उद्यानिकी उत्पादों के बेहतर प्रसंस्करण एवं बाजार तक सुलभ पहुंच के माध्यम से उद्यानिकी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश में लगभग 28,42,000 हेक्टेयर क्षेत्र में उद्यानिकी फसलों की पैदावार हो रही है। वर्तमान में फलों का उत्पादन 100 लाख मेट्रिक टन एवं सब्जियों का उत्पादन 259 लाख मेट्रिक टन से अधिक है। इसे वर्ष 2030 तक क्रमशः 136 लाख एवं 344 लाख मेट्रिक टन ले जाने का लक्ष्य है। उद्यानिकी गतिविधियों के लिए इस वर्ष रुपये 772 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इसमें प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के लिए रुपये 200 करोड़ एवं राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के लिए रुपये 152 करोड़ के प्रावधान सम्मिलित है।
पशुपालन को व्यावसायिक गतिविधियों से जोड़कर प्रोत्साहन किया जा रहा है। प्रदेश के दुग्ध उत्पादों के हित में मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन तथा सुबद्ध दुग्ध संघों के संचालन एवं प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ अनुबंध किया जा चुका है। इस अनुबंध से दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या तथा दुग्ध संकलन में वृद्धि हुई है। प्रदेश में वर्तमान में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता 707 ग्राम है, जो राष्ट्रीय औसत 485 ग्राम से लगभग 46% अधिक है। हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश को देश की मिल्क कैपिटल बनाना है। इस उद्देश्य से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना अंतर्गत डेयरी स्थापना के लिए हितग्राहियों को अनुदान दिया जा रहा है। प्रदेश में संचालित लगभग 3000 गौशालाओं में 4,75,000 गोवंश पालन हो रहा है। गोवंश की उपयुक्त एवं गरिमा पूर्ण देखभाल के लिए प्रदेश में स्वावलंबी गौशालाएं स्थापित करने हेतु नीति तैयार की गई है। इस नीति के अंतर्गत स्थापित होने वाली गौशालाएं आधुनिक पद्धति से संचालित होगी, जिनमें जैविक खाद, पंचगव्य तथा बायोगैस का उत्पादन होगा। पशुपालन गतिविधियों के लिए रुपये 2,364 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इसमें गौ संवर्धन एवं पशुओं का संवर्धन योजना के लिए रुपये 620 करोड़ 50 लाख एवं मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के लिए रुपये 250 करोड़ के प्रावधान सम्मिलित है। मत्स्य उत्पादन में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किए जाने के साथ आधुनिक तकनीक के उपयोग को भी बढ़ाया गया है। वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025 तक 3 लाख मीट्रिक टन से अधिक मत्स्य उत्पादन तथा 218 करोड़ स्टैंडर्ड फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया है। मत्स्य पालन गतिविधियों के लिए रुपये 412 करोड़ 89 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है। इसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए रुपये 181 करोड़ एवं मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के लिए रुपये 150 करोड़ के प्रावधान सम्मिलित है। सहकारिता एक जन आंदोलन है जो मुख्यतः किसानों को कृषि ऋण, आवास और उपभोक्ता वस्तुओं तक पहुंच प्रदान करता है। प्रदेश सरकार सहकार से समृद्धि के विजन के साथ ई सहकारिता पोर्टल के माध्यम से इस क्षेत्र में पारदर्शिता तथा आधुनिकीकरण की दिशा में कार्य कर रही है। प्रदेश में 4,536 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को शून्य ब्याज पर फसल ऋण उपलब्ध हो रहा है। अपनी बात रखने का अवसर वर्ष 2026-27 हेतु रुपये 25,000 करोड़ का कृषि ऋण इन समितियों के माध्यम से वितरित किए जाने का लक्ष्य है। प्राथमिक कृषि सहकारी 7 समितियों का कंप्यूटरीकरण किया जाकर किसानों को ये सेवाएं प्रदान करने के लिए 4,000 से अधिक सामान्य सुविधा केंद्र शुरू किए जा चुके हैं। प्रदेश में वर्तमान में लगभग 70 लाख किसान क्रेडिट कार्ड धारक हैं, जिनमें से लगभग 41 लाख किसानों को इन समितियों के माध्यम से रुपये 19,764 करोड़ का अल्पकालीन ऋण शून्य ब्याज दर पर उपलब्ध कराया गया। सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान योजना हेतु रुपये 720 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रेशम कीट पालन से स्वरोजगार हेतु प्रारंभ की गई रेशम समृद्धि योजना के अंतर्गत 1,600 ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया है। प्रदेश में हाथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की प्रचुर संभावनाएं हैं। वर्तमान में 17,800 हथकरघों पर वस्त्र निर्माण किया जा रहा है, जिससे लगभग 34,000 बुनकरों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। कुटीर एवं ग्रामोद्योग के लिए वर्ष 26-27 में रुपये 145 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए रुपये 88,910 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। गैर बजटीय स्रोतों को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2026-27 में किसानों के लिए रुपये 1,15,000 करोड़ के वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे। गरीब कल्याण, मुझे महाकवि रहीम की पंक्तियां स्मरण में आ रही है। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सब होए। हमारी सरकार अल्प आय तथा समाज की मुख्य धारा से पिछड़े हुए वर्ग के लिए बजट प्रावधान को एक शासकीय प्रक्रिया तक सीमित नहीं मानती। हमारी सरकार इस वर्ग के समग्र कल्याण, उत्थान व समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए संपूर्ण संवेदनशीलता व सेवा भावना के साथ कार्य कर रही है।
प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 21% अनुसूचित जनजाति तथा 16% अनुसूचित जाति वर्ग है। प्रदेश में जनजाति समूह की संस्कृति, बोली, रहन सहन, धार्मिक आस्थाएं, सामाजिक संरचनाएं आदि विविध और विशिष्ट है। जनजाति बहुल क्षेत्र के समग्र विकास के लिए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत प्रदेश के 267 विकास खंडों के 11,377 गांवों के कायाकल्प के कार्य किए जा रहे हैं, जिससे लगभग 94 लाख प्रदेशवासी लाभान्वित होंगे। इस हेतु वर्ष 2026-27 के लिए रुपये 793 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के विभिन्न परंपरागत व्यवसायों को प्रोत्साहित करने तथा वर्तमान बाजार की आवश्यकता अनुरूप बनाए जाने के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों को आदर्श छात्रावास के रूप में विकसित किया जा रहा है। वर्ष 25-26 में पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत 7,50,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। सरदार पटेल कोचिंग योजना अंतर्गत 4,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ समुदाय को समाज की मुख्य धारा में लाए जाने के लिए प्रचलित योजनाओं तथा छात्रवृत्ति कन्याओं के शिक्षण हेतु प्रोत्साहन, बस्ती विकास, स्वरोजगार आदि को निरंतर रखा गया है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ वर्ग के लिए रुपये 1,691 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। महोदय, यह खुशी की बात है कि प्रदेश में जीवन प्रत्याशा बेहतर हुई है, परंतु इसका दूसरा पहलू की कार्यशील जनसंख्या की तुलना में वरिष्ठ जनों की संख्या का अनुपात बढ़ रहा है। इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में अधिक आयु के व्यक्तियों के सुगम, स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवन यापन के लिए हमारी सरकार पूरी सेवा भावना के साथ कार्य कर रही है। रोजगार के अधिक आकर्षक अवसरों के चलते परिवार के युवाओं का प्रवजन महानगरों की ओर हो रहा है। इससे प्रभावित वृद्धजनों को आवास, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि हेतु भोपाल में सर्व सुविधा युक्त वृद्धाश्रम संध्या छाया प्रारंभ किया गया है। समाज के कमजोर वर्गों के लिए संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत वर्तमान में 54 लाख से अधिक नागरिकों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, दिव्यांगों को आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना, माता पिता भरण पोषण योजना, अटल वयो अभ्युदय योजना आदि में आवश्यक धनराशि की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए रुपये 2,857 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत विगत 2 वर्षों में 5,25,00,000 हितग्राहियों को रुपये 22,800 करोड़ का 66,25,000 मीट्रिक टन निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया गया है। पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए उचित मूल्य की दुकानों को जन पोषण केंद्रों के रूप में उन्नत किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगभग 93% हितग्राहियों का ई-KYC किया जा चुका है। प्रदेश को अपनी श्रम शक्ति पर गर्व है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा श्रम क्षेत्रों की सेवाओं में बेहतरी लाने के लिए पुराने एवं अप्रासंगिक हो चुके 29 श्रम कानूनों के स्थान पर 4 नवीन श्रम संहिताएं अधिसूचित की गई है। हमारी सरकार ने कारखाना अधिनियम, ठेका श्रम अधिनियम तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन किए हैं। श्रमिक व श्रमिक परिवारों के कल्याण के लिए प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को निरंतर रखा गया है। प्रदेश में कामकाजी महिलाओं को बेहतर व सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 4 औद्योगिक क्षेत्रों के निकट 5,772 बेड्स क्षमता के हॉस्टल निर्माणाधीन है। इससे क्षेत्र में जन निजी भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। श्रम विभाग के लिए रुपये 1,335 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। गरीब वर्ग के आर्थिक सशक्तिकरण व सुरक्षा में सहायक
प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत अब तक 4 करोड़ 61 लाख खाते खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 3 करोड़ 64 लाख, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 1 करोड़ 54 लाख तथा अटल पेंशन योजना में 46 लाख पंजीयन है। शासन द्वारा आबादी भूमि पर ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत 46 लाख 63,000 परिवारों को 50,000 करोड़ मूल्य की आबादी भूमि पर मालिकाना हक दिया जा चुका है। हमारी सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि इस भूमि की रजिस्ट्री संबंधी परिवार के पक्ष में कराई जाएगी। इस हेतु स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क का संपूर्ण व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना अंतर्गत रुपये 3,800 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। युवा कल्याण माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार युवाओं का से आह्वान है, दृढ़ निश्चय के पवित्र भाव से स्वनयनों में विश्वास जगा, लक्ष्य मैच बनाना होगा, अंतस को उकसाना होगा। कार्यशील जनसंख्या का बढ़ता अनुपात प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देने के अवसर प्रदान करता है। हमारी सरकार युवा वर्ग के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार के अवसर एवं उनकी आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं की पूर्ति की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। शिक्षा नई पीढ़ी के सृजनात्मक विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। हमारी सरकार ने नवीन शैक्षणिक संस्थाओं को प्रारंभ करने के साथ पूर्व से संचालित संस्थाओं में उत्कृष्ट शैक्षणिक व्यवस्था एवं अधोसंरचना सुनिश्चित कर रही है। विद्यालयों को बिजली आपूर्ति, इंटरनेट सुविधा एवं स्मार्ट कक्षाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पीएमश्री योजना अंतर्गत 799 विद्यालय एवं 294 सांदीपति विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति की है। विद्यालयों तक पहुंच आसान बनाने के उद्देश्य से विद्यार्थियों को 4,85,000 साइकिलें प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त 94,300 मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान किए गए हैं। प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए 15,000 शिक्षकों की नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है। विद्यालय भवनों के संधारण एवं रखरखाव के कार्य भी योजनाबद्ध रीति से किए जा रहे हैं। शिक्षा संबंधी प्रमुख योजनाओं जैसे सांदीपनी विद्यालय में रुपये 3,892 करोड़, साइकिलों का प्रदाय योजना में रुपये 210 करोड़, पीएमश्री योजना में रुपये 530 करोड़ तथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय योजना में रुपये 100 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित है। जनजाति कार्य विभाग द्वारा संचालित कुल 25,439 विद्यालयों में 20 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। 94 सांदीपनी विद्यालयों में उत्कृष्ट अधोसंरचना एवं शैक्षणिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में लगभग 3,40,000 विद्यार्थियों को रुपये 458 करोड़ से अधिक की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया। अनुसूचित जनजाति की शैक्षणिक संस्थाओं हेतु 4,485 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। छात्रवृत्ति की विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में रुपये 986 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों हेतु प्रदेश में 10 ज्ञानोदय विद्यालयों को सीबीएसई मापदंडों के अनुसार अपग्रेड किया जा रहा है। इस वर्ग के विद्यार्थियों हेतु 1,913 छात्रावास संचालित हैं, जिनकी कुल क्षमता 95,000 है। युवाओं के स्वरोजगार हेतु संत रविदास स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 1,927 तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत 2,316 प्रकरणों में ऋण वितरित किया गया है। प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक विस्तार हुआ है। प्रदेश में 56 विश्वविद्यालय एवं 1,360 शासकीय उच्च शिक्षण संस्थाओं में लगभग 16 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत है।
उच्च शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस संचालित है। इसके साथ ही नेक मूल्यांकन अंतर्गत 205 महाविद्यालय नेक एग्रीगेटेड हो चुके हैं। भवन विहीन महाविद्यालयों के लिए 31 नए भवनों के निर्माण तथा 96 महाविद्यालय भवनों के सुदृढ़ीकरण के कार्य भी प्रचलित है। हमारी सरकार का यह प्रयास है कि हमारे प्रदेश में युवाओं के लिए उच्च शिक्षा सुलभ एवं रोजगार उन्मुखी हो। विश्वविद्यालयों में संचालित इंक्यूबेशन केंद्रों में एक वर्ष में 174 स्टार्टअप आरंभ किए गए हैं तथा एक वर्ष में 22 पेटेंट कराए गए हैं। विदेशों में उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। रोजगार एवं स्वरोजगार के क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास की महत्ता एवं उपयोगिता में निरंतर वृद्धि रही है। तकनीकी क्षेत्र के विभिन्न पाठ्यक्रमों में वर्ष 2024-25 की तुलना में वर्ष 2025-26 में विद्यार्थियों की संख्या में लगभग 26% की उत्साहजनक वृद्धि हुई है। प्रदेश के समस्त शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में वाईफाई कैंपस एवं स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का परिसर राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल में प्रारंभ किया जा चुका है। वर्ष 2025 में अब तक आयोजित 608 रोजगार मेले तथा युवा संगम कार्यक्रम के माध्यम से 85,000 युवाओं को ऑफर लेटर प्रदान किए गए हैं। महोदय, खेल गतिविधियां स्वस्थ मनोरंजन के साथ शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार के युवाओं की खेल प्रतिभा को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। विगत 2 वर्षों में प्रदेश के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 19 स्वर्ण, 29 रजत एवं 26 कांस्य पदक एवं राष्ट्रीय स्तर पर 189 स्वर्ण, 131 रजत तथा 118 कांस्य पदक प्राप्त कर देश एवं प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। युवाओं की खेल अभिरुचियों के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न योजनाओं को हमारी सरकार ने विगत 2 वर्षों में विस्तारित किया है। हमारी सरकार ने सीएम युवा शक्ति योजना के अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्रों में सर्व सुलभ एवं सर्व सुविधा संपन्न स्टेडियम उपलब्ध कराए जाने की दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वर्तमान में प्रदेश में 11 खेल अकादमियों में 18 खेलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अधोसंरचना उपकरण व प्रशिक्षण सुविधाएं हैं। प्रदेश में 4 हॉकी टर्फ तथा 30 खेल स्टेडियम निर्माणाधीन है। खेल एवं युवा कल्याण के क्षेत्र में के लिए रुपये 815 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। नारी कल्याण, हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक प्रभावशाली नीतियां और योजनाएं लागू की है। महिला स्व सहायता समूह शासकीय सेवा तथा जनप्रतिनिधियों के रूप में भूमिका, टोल नाके तथा पेट्रोल पंप जैसे पुरुष प्रधान व्यवसायों में प्रतिनिधित्व, खेती किसानी, पुलिस व अन्य अर्धसैनिक बलों में बढ़ती भागीदारी तथा साहसिक खेलों में प्रदर्शन इसके प्रमाण है। बालिकाओं के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा और विवाह तक के लिए प्रदेश में वर्ष 2007 से लागू लाडली लक्ष्मी योजना को और परिणाम मूलक स्वरूप देकर 2022-23 से लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 52,29,000 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। इसके साथ ही योजना में 14,12,000 बालिकाओं को छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई। इस योजना के लिए रुपये 1,801 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश में 2,949 आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण तथा 31,425 आंगनबाड़ी भवनों में विद्युत व्यवस्था कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार से 24,662 सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों को विकसित किए जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके अंतर्गत स्मार्ट एलईडी टीवी, वाटर प्यूरिफायर एवं खिलौने प्रदान किए जाने के साथ पोषण वाटिका का निर्माण तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी स्थापना की जा रही है। पोषण 2.0 अंतर्गत मातृ पोषण, नवजातों एवं शिशुओं का आहार एवं स्वास्थ्य, गंभीर एवं अति गंभीर कुपोषित शिशुओं की चिकित्सा एवं संपूर्ण स्वास्थ्य की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। नवीन प्रस्तावित यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना के अंतर्गत कक्षा 8 तक के प्रत्येक विद्यार्थी को अतिरिक्त पोषण प्रदाय के उद्देश्य से टेट्रा पैक में दुग्ध प्रदान किया जाएगा।
जाएगा। वर्ष 26-27 में इस योजना अंतर्गत 80 लाख विद्यार्थियों को दुग्ध पैकेट वितरित किए जाने का लक्ष्य है। आगामी 5 वर्षों हेतु इस योजना का आकार रुपये 6,600 करोड़ है, जिसमें से इस बजट में 700 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। नारी स्वाभिमान एवं स्वनिर्भरता की प्रतीक लाडली बहना योजना में वर्तमान में पंजीकृत महिलाओं की संख्या लगभग 1,25 लाख है। मुझे यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि लाडली बहनों को प्रतिमाह देय राशि रुपये 1,250 को बढ़ाकर 1,500 किया जा चुका है। इस योजना के लिए रुपये 23,882 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत प्रारंभ से अब तक कुल 51,76,000 हितग्राहियों का पंजीयन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में रुपये 210 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। इस योजना के लिए रुपये 386 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। कामकाजी महिलाओं के लिए आवासीय सुविधा हेतु जिला उज्जैन, धार, रायसेन, भिंड, सिंगरौली, देवास, नर्मदापुरम एवं झाबुआ में सखी निवास निर्माणाधीन है। मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना में वर्तमान तक कुल 41,767 स्व सहायता समूह एवं 4,165 महिला उद्यमियों को लाभान्वित किया गया है। हमारी सरकार द्वारा श्रम शक्ति में नारी शक्ति की भागीदारी बढ़ाने और प्रदेश के नौनिहालों को पोषण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आंगनवाड़ियों में 19,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की कार्रवाई की जा रही है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत विगत 2 वर्ष में 6,28,23,000 गैस सिलेंडर रिफिल कर सहायता दी गई है। नारी कल्याण संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिए वर्ष 26-27 में रुपये 1,27,555 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित हैं। अधोसंरचना विस्तार तथा संधारण महोदय, उत्तम अधोसंरचना का प्रदेश के विकास में बहुआयामी योगदान है। इससे उद्योग बढ़ते हैं, रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, व्यापार फलता फूलता है, परिवहन सुविधाएं सुगम होती है और नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर मिलता है। हमारी सरकार प्रदेश में अधोसंरचना विस्तार की दिशा में निरंतर सुनियोजित कार्य कर रही है। आज प्रदेश में लगभग 1,85,000 किलोमीटर सड़कें हैं, 54 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की उपलब्धता है, गांव-गांव में पेयजल पहुंचा है, 25,514 मेगावाट विद्युत उत्पादन है। महोदय, ये आंकड़े स्वयं यह स्थापित कर रहे हैं कि फल कहीं काफी नहीं होते, आसमान तक पहुंचने के लिए जुनून, जज्बा व हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ान के लिए। कृपया बैठिए वित्त मंत्री जी। के लिए केंद्र सरकार की विशेष केंद्रीय सहायता योजना में हमारे प्रदेश का श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न मापदंडों के अनुपालन, अपेक्षित सुधार करने एवं चिन्हित योजनाओं को एसएनए स्पर्श पर ऑन बोर्ड करने से प्रदेश को रुपये 13,500 करोड़ की राशि का मिलना संभावित है। किसान कल्याण वर्ष की सार्थकता के लिए सिंचाई सुविधा के विस्तार के बृहद कार्य किए जा रहे हैं। नई सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के साथ यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि सिंचाई जल के वाष्पीकरण एवं अन्य मानवीय हस्तक्षेपों के कारण होने वाले जल अपव्यय को रोका जाए। इस हेतु सूक्ष्म सिंचाई पद्धति एवं दाब युक्त पाइपों के माध्यम से सिंचाई जल के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रदेश में उपलब्ध सिंचाई सुविधा को वर्ष 2029 तक 100 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। प्रदेश में 40 बृहद, 60 मध्यम एवं 273 लघु सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर 27,17,000 किसान लाभान्वित होंगे। हमारा प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने अंतर्राज्यीय नदियों को जोड़ने के महाअभियान का संकल्प लिया है। प्रदेश में 2 राष्ट्रीय परियोजनाओं के माध्यम से 5 बड़ी नदियों को जोड़ने का कार्य प्रगतिरत है। रुपये 44,605 करोड़ की केन बेतवा लिंक अंतर्राज्यीय परियोजना से प्रदेश में 8,51,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के साथ
130 मेगावाट विद्युत उत्पादन तथा 44 लाख नागरिकों के लिए पेयजल उपलब्ध होगा। पत्ने 12वां सूक्ष्म दाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत पत्ने परियोजना से 1,35,000 हेक्टेयर तथा 12वां परियोजना से 1,15,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। रुपये 35,000 करोड़ की पार्वती काली सिंध परियोजना से 6,16,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के साथ 43 लाख नागरिकों के लिए पेयजल उपलब्ध होगा। सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण व संधारण के लिए वर्ष 26-27 में रुपये 14,742 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। लोक निर्माण से लोक कल्याण की दिशा में प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 2,190 किलोमीटर सड़क के निर्माण तथा उन्नयन 992 किलोमीटर सड़क नवीनीकरण एवं 30 पुलों तथा रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण पूर्ण किए गए हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 3,000 करोड़ लागत के कार्य जिनमें प्रमुख रूप से 6 लेन कोलार रोड, भोपाल में गायत्री मंदिर से गणेश मंदिर तक फ्लाईओवर तथा दमोह नाका एलिवेटेड कॉरिडोर पूर्ण किए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में प्रमुख रूप से 111 रेलवे ओवरब्रिज, अटेर जेतपुर मार्ग के मध्य चंबल नदी पर उच्च स्तरीय पुल, भोपाल के संत हिरदाराम नगर में एलिवेटेड कॉरिडोर, ग्वालियर में स्वर्ण रेखा नदी पर एलिवेटेड कॉरिडोर, इंदौर में एलिवेटेड कॉरिडोर, उज्जैन में 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर तथा महाकाल रोपवे के निर्माण सम्मिलित हैं। प्रदेश में सड़क अधोसंरचना के शीघ्र तथा गुणवत्तापूर्ण विकास के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल को अपनाया गया। विगत 2 वर्षों में इस मॉडल के अंतर्गत रुपये 12,676 करोड़ अनुमानित लागत की सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। प्रदेश में सड़क नेटवर्क, रोड नेटवर्क मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वर्ष 2025-26 में लगभग 1,500 किलोमीटर सड़कों के निर्माण एवं लगभग 7,000 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण का लक्ष्य पूर्ण होगा। विगत बजट भाषण में घोषित मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना के अंतर्गत ऐसी बसाहट है जिनमें मुख्य सड़क मार्ग से पहुंचने हेतु सड़क उपलब्ध नहीं है के लिए 30,900 किलोमीटर सड़क निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई है। क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत 1,766 पुल तथा पुलियों के निर्माण की रुपये 4,572 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। इस योजना के लिए वर्ष 2026-27 में रुपये 900 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। सड़कों एवं पुलों के निर्माण एवं संधारण के लिए वर्ष 2026-27 में रुपये 12,690 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश की जल जीवन मिशन हर घर जल के संकल्प के साथ ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है। मुझे अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 24,411 ग्राम हर घर जल घोषित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 5,75,000 हैंडपंपों के माध्यम से ग्रामीण बसाहतों में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4,93,000 से अधिक घरेलू नल कनेक्शन दिए गए हैं। समूह जल प्रदाय परियोजनाओं के संचालन के विद्युत व्यय को कम करने के उद्देश्य से जन निजी भागीदारी मॉडल पर 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना प्रारंभ की गई है। नलकूपों के अनुरक्षण के लिए रुपये 104 करोड़, ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के लिए 165 करोड़, पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन योजना के लिए रुपये 53 करोड़, सिंचाई एवं पेयजल योजना के सौर ऊर्जीकरण के लिए रुपये 156 करोड़ तथा जल जीवन मिशन के लिए रुपये 4,454 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। हमारे प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्रदेश घन अंधकार से विपुल प्रकाश की स्थिति में आ चुका है। यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि सोचने वालों की दुनिया वालों की सोच से अलग होती है। प्रदेश अब ऊर्जा उपलब्धता में आत्मनिर्भरता के साथ अन्य राज्यों को भी बिजली निर्यात करने की क्षमता रखता है। प्रदेश में भविष्य में विद्युत की बढ़ती आवश्यकता के दृष्टिगत 660 मेगावाट क्षमता की
इकाई अमरकंटक एवं सतपुड़ा ताप विद्युत गृह में स्थापित की जा रही है। इन परियोजनाओं का वित्तीय आकार रुपये 23,000 करोड़। इसके अतिरिक्त पुराने हो चुके ताप एवं जल विद्युत गृहों की क्षमता एवं जीवन काल में वृद्धि एवं आधुनिकीकरण के कार्य भी किए जा रहे हैं। हमारी सरकार वर्ष 2030 तक नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक ले जाने के राष्ट्रीय लक्ष्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए योजनाबद्ध रीति से कार्य कर रही है। प्रदेश के निवेश सुगम वातावरण के कारण 170 मेगावाट क्षमता की नीमच सोलर परियोजना हेतु मात्र ₹2.15 प्रति यूनिट की प्रतिस्पर्धी दर प्राप्त हुई है। सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना के अंतर्गत लगभग 4,000 मेगावाट की सोलर परियोजनाएं चिन्हित की गई है, जिनमें किसानों एवं स्थानीय उद्यमियों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की गई है। समस्त शासकीय भवनों पर विकासक के माध्यम से रूफटॉप कोर्स परियोजना प्रचलित है। राज्य में निरंतर स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने हेतु 24 घंटे फ्लैट ब्लॉक नवीनीकरण ऊर्जा आपूर्ति परियोजना प्रस्तावित है, जो विश्व की अपनी तरह की पहली परियोजना होगी। ऊर्जा क्षेत्र के लिए वर्ष 2026-27 में ₹34,065 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, जल आपूर्ति तथा नगरीय ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत आवश्यकताओं के कार्यों की निरंतरता, गति तथा समय सीमा में पूर्ण किए जाने के लिए वैकल्पिक वित्तीय संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे सदन को अवगत कराते हुए हर्ष है कि प्रदेश के अधोसंरचना विकास के लिए नवाचारी वित्तीय उपकरणों का उपयोग कर पूंजीगत निवेश किया जाएगा। केंद्र सरकार के बजट में म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने का प्रोत्साहन का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश के नगरीय निकायों को इसका लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पूंजीगत व्यय का एक भाग गैर बजटीय साधनों से जुटाए जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत विभिन्न वित्तीय उपकरणों तथा यथा इनबिट रिट तथा वैल्यू कैप्चर फंड आदि का उपयोग परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। सामाजिक सेवा प्रदाताओं को सामाजिक क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस हेतु प्रदेश का पहला सोशल इंपैक्ट बॉन्ड शीघ्र ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होगा। राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रमों की निर्भरता मुख्यतः राज्य शासन के वित्तीय संसाधनों पर है। प्रदेश के विकास तथा लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों में इन संस्थाओं की भूमिका को और व्यापक तथा मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी, सड़क विकास निगम, मेट्रो रेल आदि संस्थाओं के माध्यम से ₹17,350 करोड़ का पूंजीगत व्यय संभावित है। इस प्रकार प्रदेश के इतिहास में पहली बार प्रभावी पूंजीगत व्यय ₹1 लाख करोड़ से अधिक होगा। प्रदेश में निवेश तथा औद्योगिकरण वर्ष 2005 उद्योग और रोजगार वर्ष रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के अहर्निश प्रयासों से यह साल उद्योगों के माध्यम से प्रदेश में व्यापक बदलाव का साक्षी बना है। प्रदेश में देश एवं विदेश से निवेश आकर्षित करने के लिए इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, इंटरेक्टिव सेशन आदि से औद्योगिक विस्तार एवं निवेश का वातावरण निर्मित हुआ है। प्रदेश में गत 2 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में कुल ₹33 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से ₹8,63,000 करोड़ के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। औद्योगिक विकास एवं निवेश को आकर्षित किए जाने के लिए मध्य प्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2025, मध्य प्रदेश एमएसएमई औद्योगिक भूमि एवं भवन आवंटन तथा प्रबंधन नियम 2025 तथा उद्योग संवर्धन नीति 2025 लागू की गई है। इसके साथ ही बृहत श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को आकर्षित करने तथा निवेशकों के लिए एक समग्र पारिस्थितिकीय तंत्र मुहैया कराने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक नीति 2025 एवं मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट संवर्धन नीति 2025 भी जारी की गई है। प्रदेश को अंतरिक्ष विज्ञान के नवीन क्षेत्र में ले जाने के लिए मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति 2026 का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया है। प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु प्रदेश के सभी क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक पार्कों का विकास किया जा रहा है। वर्तमान में 19,300 एकड़ भूमि पर 48 औद्योगिक पार्क विकसित करने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें 5 IT पार्क, प्लग एंड प्ले पार्क इंदौर,
फ्लेटेड इंडस्ट्रीज एवं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स मंडीदीप विकासाधीन है। रुपये 2360 करोड़ लागत की इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना का विकास उद्योग और निवेश की गति देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। दिल्ली नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर अंतर्गत बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से 1500 एकड़ से अधिक भूमि पर सागर से औद्योगिक क्षेत्र मसवासी ग्रंट के लिए विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी गई है। देश को टेलीकॉम क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना की दिशा में कार्रवाई प्रचलित है। प्रदेश में 23 लाख से अधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग पंजीकृत हैं, जिनमें से 4,50,000 विनिर्माण इकाइयां लगभग 36 लाख रोजगार सृजित करती है। विगत 2 वर्षों में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में 16,491 युवाओं को रुपये 1,134 करोड़ की ऋण राशि वितरित की गई है। 6,670 स्टार्टअप में महिलाओं द्वारा संचालित 3,000 से अधिक स्टार्टअप है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत ग्वालियर के मिंट स्टोन एवं छतरपुर के लकड़ी के फर्नीचर को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। प्रदेश में निवेश और औद्योगिकरण क्षेत्र में रुपये 5,957 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य मानव की पूंजी है। हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ तथा प्रत्येक नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण उपचार सुविधा की उपलब्धता के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे यह अवगत कराते हुए खुशी है कि डिजिटल स्वास्थ्य पहल वाले अग्रणी प्रदेशों में हमारा प्रदेश है। प्रदेश के 55 जिला चिकित्सालय, 158 सिविल चिकित्सालय, 348 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 1,442 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 10,256 उपस्वास्थ्य केंद्रों में कुल 48,000 बिस्तर उपलब्ध है। नहर मोहगंज एवं पाटुना में नए जिला चिकित्सालय की स्थापना की कार्रवाई प्रचलन में है। प्रदेश में पहली बार जोखिम वाले दूरस्थ क्षेत्रों में निवासरत गर्भवती महिलाओं हेतु स्वास्थ्य संस्थाओं के 228 बर्थ वेटिंग रूम स्थापित किए गए हैं। हमारी सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के विस्तार में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। विगत 2 वर्षों में प्रदेश में 5 नए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम की 2,275 सीट से बढ़ाकर 2,850 एवं स्नातकोत्तर के लिए 1,262 सीट से बढ़ाकर 1,468 सीट हो गई है। इंदौर, रीवा एवं सतना के चिकित्सा महाविद्यालयों के उन्नयन के साथ भोपाल, इंदौर, रीवा, जबलपुर, सागर, ग्वालियर के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में उन्नत चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था की गई है। महोदय, मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए खुशी है कि हमारी सरकार निजी क्षेत्र की सहभागिता से चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना का नवाचार कर रही है। प्रदेश में जन निजी भागीदारी के आधार पर धार, बैतूल एवं पन्ना में नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए अनुबंध निष्पादित हो चुका है तथा 9 चिकित्सा महाविद्यालय क्रमशः भिंड, मुरैना, खरगोन, अशोकनगर, गुना, बालाघाट, टीकमगढ़, सीधी एवं शाजापुर में प्रारंभ किया जाना प्रक्रियाधीन है। लोक स्वास्थ्य संवर्ग के चिकित्सकों के 3,850 पदों तथा नर्सिंग अधिकारियों के 1,256 पदों पर भर्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। बहुप्रशंसित प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान में 4 करोड़ 46 लाख से अधिक कार्ड जारी किए गए हैं। इसी प्रकार 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों हेतु आयुष्मान व्यय वंदना योजना के तहत 15,48,000 आयुष्मान कार्ड बनाकर हमारा प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। इस योजना अंतर्गत 1,118 शासकीय चिकित्सालय एवं 720 निजी चिकित्सालय संबद्ध है। इस योजना के लिए वर्ष 2026-27 हेतु रुपये 2,139 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। भारतीय चिकित्सा पद्धति के माध्यम से निदान एवं उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में 8 नवीन आयुर्वेद महाविद्यालय सह चिकित्सालयों की स्थापना प्रचलित है। प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल बजट प्रावधान रुपये 23,747 करोड़ प्रस्तावित है। प्रदेश में अधोसंरचना के विस्तार, औद्योगिक निवेश, जलवायु संतुलन,
सुरक्षा एवं ईज ऑफ लिविंग के लिए अपेक्षित वातावरण होने से प्रदेश में नगरीकरण बढ़ रहा है। अतः हमारी सरकार नगरों के सुनियोजित विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। प्रदेश में नगरीय विकास एक महत्वपूर्ण चरण में है, जहां आधुनिक तकनीक, हरित ऊर्जा और सार्वजनिक परिवहन इस विकास के मुख्य घटक हैं। भोपाल एवं इंदौर में बहुप्रतीक्षित मेट्रो रेल का संचालन प्रारंभ हो चुका है। प्रदूषण मुक्त यातायात के उद्देश्य से पीएम ई बस सेवा अंतर्गत कुल 972 इलेक्ट्रिक बसों के परिवहन की स्वीकृति दी गई है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर और उज्जैन में 472 ई बसों का संचालन हो रहा है। हरित विकास को प्रोत्साहित किए जाने हेतु मध्य प्रदेश ई वाहन नीति 2025 प्रभावशील की गई है। महोदय, मुझे यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि भोपाल तथा इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। मेट्रोपॉलिटन रीजन में सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के साथ निवेश और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुव्यवस्थित नगरीय एवं हरित विकास की दृष्टि से इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति 2025 लागू की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में प्रदेश का अग्रणी स्थान है। इस योजना अंतर्गत अब तक 8,77,000 आवास निर्मित हो चुके। अगले 5 वर्षों में 10 लाख नए आवासों के निर्माण का लक्ष्य। पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत 1,79,000 शहरी पथ विक्रेताओं को रुपये 408 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया है। प्रदेश के नगरीय निकायों में वार्ड स्तर पर अधोसंरचना विकास को गति देने के लिए नवीन प्रस्तावित द्वारका नगर योजना अंतर्गत आगामी 3 वर्षों में रुपये 5,000 करोड़ का निवेश लक्षित है। नगरीय क्षेत्रों में आवास हेतु रुपये 2,316 करोड़, नगरों की सड़क मरम्मत के लिए रुपये 349 करोड़, अमृत 2.0 में रुपये 3,467 करोड़ तथा नगरीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान अंतर्गत वर्ष 2026 में रुपये 1,057 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। सिंहस्थ महापर्व भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और विशाल आध्यात्मिक समागम है। वैश्विक स्तर के इस महान आयोजन की सुविधाजनक एवं गरिमापूर्ण व्यवस्था के लिए हमारी सरकार समयबद्ध रीति से आगे बढ़ रही है। कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के सक्षम व कुशल नेतृत्व में सिंहस्थ क्षेत्र को भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। इस हेतु रुपये 13,851 करोड़ के कार्य स्वीकृत है, जिनमें रुपये 1,164 करोड़ अनुमानित लागत का इंदौर उज्जैन मार्ग का 6 लेन चौड़ीकरण कार्य, रुपये 1,370 करोड़ अनुमानित लागत का इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड हाईवे तथा रुपये 701 करोड़ अनुमानित लागत का उज्जैन बाईपास मार्ग सम्मिलित है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस हेतु रुपये 3,060 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। नगरीय विकास के लिए इस बजट में रुपये 21,561 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। ग्रामीण विकास में शहर में और गांव मुझ में रहता है, इस भावनात्मक दूरी को पाटने के प्रयास में हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। ग्रामीण विकास में आर्थिक सशक्तिकरण एवं रोजगार की महत्वपूर्ण भूमिका है। विकसित भारत जी राम जी कार्यक्रम के तहत जल संरक्षण, ग्रामीण ढांचागत सुविधाएं, आजीविका, प्रतिकूल मौसमी घटनाओं के प्रभाव को कम करने के कार्यों को भी सम्मिलित किया गया है। योजना के अंतर्गत अब 100 दिन के स्थान पर 125 दिन का रोजगार उपलब्ध होगा। आगामी वर्ष में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चतुर्थ चरण में 1,845 किलोमीटर लंबाई के 867 मार्गों का निर्माण, पीएम जनमन सड़क अंतर्गत 879 किलोमीटर लंबाई के मार्ग तथा 60 पुलों के निर्माण, मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना अंतर्गत 2000 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण तथा 180 क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण का लक्ष्य है।
वर्ष 2026-27 में 8,000 किलोमीटर सड़कों का पुनः डामरीकरण, 600 किलोमीटर सड़कों का उन्नयनीकरण एवं 80,000 किलोमीटर सड़कों के संधारण का लक्ष्य है। कृपया बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन 7,32,000 आवासों में से 4 लाख आवासों का निर्माण मार्च 2026 तक पूर्ण हो जाएगा। पीएम जनमन आवास योजना के अंतर्गत 50,000 आवास निर्माणाधीन है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में 2 लाख व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय निर्माण तथा 505 सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण का लक्ष्य है। ये उचित नहीं है। विकास में सहायता देने के उद्देश्य से मूलभूत सेवाओं तथा ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। 3,736 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। विकास से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं यथा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए रुपये 6,850 करोड़, विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रुपये 10,428 करोड़, प्रधानमंत्री जनमन योजना आवास के लिए 900 करोड़, प्रधानमंत्री जनमन योजना सड़क के लिए रुपये 603 करोड़, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण एवं सहायक योजनाओं के लिए रुपये 1,884 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं सहायक योजनाओं के लिए रुपये 807 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए रुपये 400 करोड़ तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 300 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए वर्ष 2026-27 में रुपये 40,062 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। ग्रीन बजट, मध्य प्रदेश को देश का हरित प्रदेश कहा जाता है। प्रदेश में लगभग 77,000 वर्ग किलोमीटर का वन आवरण है, जो कि देश में सर्वाधिक है। प्रदेश में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए शहरी यातायात में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राज्य शासन के विभागों में भी ई वाहनों के उपयोग को प्राथमिकता दी जा रही है। इंदौर एवं भोपाल में मेट्रो रेल के परिचालन के प्रारंभ होने के साथ मार्गों के विस्तार का कार्य निरंतर है। पर्यावरण संरक्षण के प्रोत्साहन हेतु मध्य प्रदेश राज्य में पंजीकृत होने वाले समस्त श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटरयान कर की पूर्णतः तथा सीएनजी वाहनों पर 1% की छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त उत्सर्जन मानक के पुराने वाहनों को रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के माध्यम से स्क्रैप कराने एवं उसी श्रेणी का नवीन वाहन क्रय करने पर मोटरयान पर कर पर 50% तथा अन्य मानकों के वाहनों के लिए 25% की छूट दी जा रही है। माननीय महोदय, छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमात्वे फलांदी पर्यात्य वृक्षा सत्पुरा इव, अर्थात वृक्ष दूसरों को छाया देते हैं, खुद धूप में खड़े रहते हैं, फल भी दूसरों के लिए होते हैं। सचमुच वृक्ष सत्पुरुष जैसे होते हैं। वनांचल में निवासरत नागरिकों की वन प्रबंधन में भागीदारी तथा वनों से जीविकोपार्जन का स्रोत निरंतर बनाए रखने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। उल्लेखनीय है कि वन विभाग की गतिविधियों के अंतर्गत इस वर्ष 1,11,00,000 रोजगार दिवसों का सृजन हुआ है। वर्ष 2025-26 में लगभग 2 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र में वनों के पुनरुत्पादन एवं पुनर्स्थापन के कार्य प्रगतिरत है। वर्ष 2026-27 में लगभग 2 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र उपचारित किए जाने का लक्ष्य है। इस वर्ष 5,88,00,000 पौधे रोपित किए जाने के साथ अविरल निर्मल नर्मदा योजना के तहत 5,223 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण तैयारी एवं भूजल संवर्धन कार्य किए गए हैं। इस वर्ष 10 हेक्टेयर क्षेत्र में 5,000 चंदन प्रजाति का वृक्षारोपण किया गया है। प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व के अतिरिक्त सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य तथा श्योपुर जिले में जहानगढ़ अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं। उज्जैन, सतना, छतरपुर एवं भोपाल के अतिरिक्त ओरछा, धर्म राजेश्वर, मंदसौर एवं बुरहानपुर में सांस्कृतिक वनों की स्थापना की जाएगी। वन भूमि से अतिक्रमण हटाकर पौधारोपण कार्य के लिए नवीन योजना श्रमति वन, वन वृद्धि से जन समृद्धि तथा निजी भूमि पर
पौधारोपण कर काष्ठ की आवश्यकता की पूर्ति के माध्यम से आय का साधन बढ़ाने के लिए कृषि वानिकी योजना प्रस्तावित है। आध्यात्मिक महत्व एवं सांस्कृतिक विरासत के वन क्षेत्रों के संरक्षण की जनजाति देवलोक वनों की संरक्षण योजना नवीन योजना प्रस्तावित है। वन क्षेत्र में केम्पा निधि से माध्यम से रुपये 2089 करोड़ राशि के कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। वन एवं पर्यावरण क्षेत्र के लिए रुपये 6151 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। पर्यटन एवं संस्कृति, प्रदेश में पर्यटन आकर्षणों की विविधता व बहुलता है। प्रदेश में ऐतिहासिक, पुरातात्विक, प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक महत्व तथा राष्ट्रीय वनोद्यान एवं अभ्यारण्यों की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप साल दर साल पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। प्रदेश की समृद्धि संस्कृति एवं विरासत के अपार आकर्षण को पर्यटन में परिवर्तित किए जाने के प्रयासों के उद्देश्य से पर्यटन नीति 2025 एवं फिल्म पर्यटन नीति 2025 तैयार की गई है। मध्य प्रदेश देश का पहला प्रदेश है जिसने इको सेंसिटिव जोनल मास्टर प्लान बनाने का कार्य प्रारंभ किया है। ओंकारेश्वर, भोजपुर, सलकनपुर, रायसेन किला, जानापाव, भेड़ाघाट से 64 योगिनी एवं नरवर किले में रोप वे प्रस्तावित है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में रुपये 900 करोड़ से अधिक लागत के 17 सांस्कृतिक एवं धार्मिक लोगों के निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है। हमारी सरकार के विशेष प्रयासों से प्रदेश की संस्कृति एवं विरासत को वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है। इसके सुखद परिणाम स्वरूप ग्वालियर किला, भोजपुर मंदिर सहित प्रदेश के 15 स्थल यूनेस्को विश्व विरासत की अंतिम सूची में सम्मिलित हुए हैं। बुंदेलखंड अंचल में पर्यटन की असीम संभावनाओं के दृष्टिगत पर्यटन स्थलों का वैश्विक स्तर पर विकास किया जा रहा है। खजुराहो को 50 वैश्विक प्रतिस्पर्धी पर्यटन गंतव्य योजना के अंतर्गत वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक धरोहर के संगम ओरछा का विकास आइकॉनिक पर्यटन स्थलों का वैश्विक स्तर पर विकास योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। महेश्वर में देवी अहिल्या लोक को एक विशिष्ट सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें संस्कृति कल्प वृक्ष यात्रा के माध्यम से इतिहास को संजीव एवं प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। इसी प्रकार ग्राम केरियाखेड़ी महेश्वर को क्राफ्ट हैंडलूम विलेज तथा कुक्षी को क्राफ्ट टूरिज्म विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति की जीवंतता को अभिव्यक्ति देते अलंकारिक शिल्प सृजन के लिए आदिवर्त जनजाति एवं लोक कला राज्य संग्रहालय खजुराहो में देश की पारंपरिक कलाओं के प्रथम गुरुकुल की स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश की जनजाति बोलियों के मौखिक साहित्य को पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर जनजाति गीतों तथा गायन परंपरा को आधुनिक माध्यमों में संरक्षित किए जाने के कार्य किए जा रहे हैं। देश में पहली बार मध्य प्रदेश के 5 घुमंतु तथा विमुक्त घुमंतु पारधी, कुछ बंदिया, बंजारा, गाडलिया, लुहार और बेड़िया समुदायों की विलुप्त होती बोलियों के शब्द संचय की पृथ्वी और टॉकिंग डिक्शनरी निर्माण का कार्य किया गया है। हमारी सरकार वरिष्ठ जनों को देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा की सुविधा प्रदान कर वरिष्ठ जनों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में वर्ष 2025-26 में 9,600 वरिष्ठ जनों को तीर्थ कराई गई। इस योजना अंतर्गत बजट में रुपये 50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश में वायु मार्ग में यातायात की सुविधा के विस्तार के कार्य किए जा रहे हैं। रीवा से खजुराहो, इंदौर, चित्रकूट, भोपाल, नई दिल्ली तथा दतिया से भोपाल के मध्य उड़ानों का संचालन प्रारंभ हो चुका है। पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व के क्षेत्र में रुपये 2055 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। कानून व्यवस्था एवं लोक शांति, प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा, लोक शांति एवं कानून व्यवस्था की आर्थिक तथा सामाजिक विकास में महती भूमिका है। हमारी सरकार पुलिस विभाग की समस्त इकाइयों को सुदृढ़ एवं आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित करने के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध करा रही है। इस हेतु इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स निर्मित हो चुका है। नवीन भर्ती हेतु स्वीकृत 22,500 पदों पर चरणबद्ध रीति से भर्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न घटकों यथा पुलिस,
न्यायपालिका अभियोजन, जेल, स्वास्थ्य एवं फॉरेंसिक विभागों के मध्य निर्बाध डिजिटल डाटा साझा करने के दृष्टिगत एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। इस प्रणाली के अंतर्गत 14 लाख से अधिक ई समन एवं वारंट तामील किए गए हैं। नवीन कानून के अंतर्गत ई साक्ष्य ऐप पर 1,39,000 से अधिक ई साक्ष्य की कार्रवाई हुई है। अपराध अनुसंधान को त्वरित एवं प्रभावी बनाने की दृष्टि से ई विवेचना ऐप विकसित किया गया है। ई विवेचना अंतर्गत 25,000 टैबलेट प्रदान किए जा रहे हैं। आपातकालीन सेवा नंबर 112 से अन्य सेवाएं यथा एम्बुलेंस, अग्निशमन, महिला आपदा प्रबंधन, रेल मदद तथा एक्सीडेंट रिस्पांस सर्विस आदि भी समेकित की गई है। हमारी सरकार पुलिस कर्मियों के साथ उनके परिवार को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। पुलिस कर्मियों हेतु अब तक 11,000 नवीन आवास निर्मित हो चुके हैं। प्रशासकीय भवनों के अंतर्गत 254 थाने, 199 पुलिस चौकी तथा 24 प्रशासकीय भवन निर्मित किए जा रहे हैं। प्रदेश की समस्त जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है। वर्ष 2025-26 में 1,000 अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष स्वीकृत किए गए हैं। गरीब बंदी सहायता योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है। मुझे यह घोषित करते हुए गर्व है कि हमारे प्रदेश के दृढ़ प्रतिज्ञ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश से नक्सल समस्या समाप्त किया गया है। इस हेतु नक्सल प्रभावित क्षेत्र की जनता, सेवारत शासकीय सेवकों एवं पुलिस बल की सराहना करता हूं। कानून व्यवस्था एवं लोक शांति के क्षेत्र हेतु वर्ष 26-27 में रुपये 14,306 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। खनिज साधन महोदय, हमारा प्रदेश देश का चौथा खनिज संपन्न प्रदेश है। हीरे की उपलब्धता में प्रदेश का देश में लगभग एकाधिकार है। हमारा प्रदेश खनन सुधार, नीलामी, पारदर्शी खनन व्यवस्था के आधार पर भारत सरकार द्वारा जारी स्टेट माइनिंग रेडिनेस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है। पन्ना के हीरे को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। खनिज आधारित उद्योगों के विस्तार तथा निवेश आकर्षित करने हेतु अगस्त 2025 में संपन्न स्टेट माइनिंग कॉन्क्लेव में रुपये 56,414 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। भू प्रबंधन, हमारी सरकार ने भूमि संबंधी प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए राजस्व न्यायालयों में न्यायिक एवं गैर न्यायिक कार्यों के लिए पृथक प्रशासनिक व्यवस्था की है। जियो फेंसिंग तकनीक से फसल गिरदावरी से किसानों को फसल की क्षति 10 में राहत का लाभ समय पर मिल सकना संभव हुआ है। वर्ष 2025-26 में रुपये 2,068 करोड़ से अधिक की सहायता राशि वितरित की गई है। साइबर तहसील के माध्यम से नामांतरण की प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस और फेसलेस की गई है। अब तक 6,26,000 से अधिक नामांतरण प्रकरणों का निराकरण किया गया है। शासकीय कार्य प्रणाली में नवाचार व सुधार, सुशासन का अर्थ नागरिक केंद्रित प्रशासन के माध्यम से पारदर्शिता के साथ लोक सेवाओं को जनता तक पहुंचाना है। हमारी सरकार सदैव नवीन एवं बेहतर प्रक्रियाओं को कार्य पद्धति में सम्मिलित करने में अग्रणी रही है। ई कैबिनेट एप्लीकेशन के माध्यम से मंत्री परिषद की कार्रवाई के लिए भी पेपरलेस व्यवस्था विकसित की गई है। अब मंत्री परिषद के सदस्यों को एजेंडा बिंदु पर्याप्त समय पूर्व उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे निश्चित ही मंत्री परिषद के विमर्श में सुविधा तथा गुणवत्ता में वृद्धि होगी। हर्ष का विषय है कि नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से एमपी ई सेवा पोर्टल मोबाइल ऐप प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न विभागों की 600 से अधिक सेवाएं एकीकृत की गई है। सीएम प्रगति पोर्टल के माध्यम से प्रमुख परियोजनाओं का अनुश्रवण किया जा रहा है। शासकीय सेवा के एनपीएस अभिदाताओं के हित लाभों की स्पष्टता के लिए एन्युटी तथा उपदान के संदाय के नियम पृथक से बनाए गए हैं। अभिदाताओं के अंशदान निवेश विकल्प को और विस्तारित कर अंशदान की 100% राशि को इक्विटी के में निवेश की अधिकारिता उपलब्ध कराई गई है। विभिन्न विभागों द्वारा कोषालय में संचालित पीडी खातों का परिचालन तथा बैंकिंग सुविधा के समतुल्य किया जा रहा है, जिससे राज्य की निधि का बेहतर उपयोग तथा नागरिकों यथा भू अर्जन हितग्राहियों को त्वरित भुगतान संभव होगा।
सेवानिवृत्ति स्वतों के त्वरित निर्धारण एवं भुगतान के लिए वर्तमान पेंशन नियमों को सरल एवं व्यवहारिक स्वरूप दिया जाकर नवीन नियम दिनांक 1 अप्रैल 2026 से प्रभावशील किए जा रहे हैं। मुझे यह अवगत कराते हुए हर्ष है कि हमारी संवेदनशील सरकार ने परिवार पेंशन की पात्रता अविवाहित, तलाकशुदा, विधवा पुत्री को भी प्रदान की है। पेंशन संबंधी समस्त कार्रवाइयों में मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम कर इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से केंद्रीकृत पेंशन व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है। शासकीय सेवकों के लिए लागू सेवा एवं वित्तीय नियमों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक तथा सुगम बनाने की कार्रवाई निरंतर प्रचलित है। वित्तीय अधिकार पुस्तिका 13 वर्ष पश्चात, मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 48 वर्ष पश्चात तथा मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 49 वर्ष पश्चात अद्यतन किए गए हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए नियम जारी किए जा रहे हैं। एनपीएस अभिदाताओं को अब परिवार पेंशन की पात्रता भी होगी। मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम तथा मध्य प्रदेश सिविल सेवा की सामान्य शर्तें नियम के अध्ययनीकरण की कार्रवाई प्रचलित है। शासन में भिन्न भिन्न सेवा शर्तों तथा पात्रताओं के पदों के भेद को समाप्त कर अब केवल नियमित पदों तथा आवश्यकता अनुसार संविदा पदों की ही संरचना रखी जाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से शासकीय सेवकों को लाभ होगा तथा शासन को उनके हित लाभों के निर्णय लेने में सुविधा होगी। शासकीय सेवकों की भविष्य निधि में जमा होने वाली राशियों से के सटीक लेखांकन एवं त्वरित भुगतान के लिए ईजीपीएफ एवं ईडीपीएफ की प्रणाली विकसित की गई है। शासकीय कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि से नियमानुसार निर्धारित राशि का अग्रिम आहरण स्वयं कर सके, इस हेतु आवश्यक सुविधा विकसित की जाएगी। प्रदेश के लगभग 7 लाख कार्मिकों के वेतन देयकों का जनरेशन भी केंद्रीकृत व्यवस्था से किया जा रहा है। इस व्यवस्था से सभी शासकीय सेवकों को प्रतिमाह नियत तिथि पर वेतन प्राप्त होना सुनिश्चित हुआ है। व्यक्तिगत एवं हितग्राहियों को किए जाने वाले भुगतानों को सहज, पारदर्शी तथा त्रुटिहीन बनाने के लिए डिजिटल करेंसी प्रणाली सीबीडीसी को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रदेश के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय एवं स्वायत्त संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों का आभार व धन्यवाद करना चाहूंगा कि शासन के सभी कार्यक्रमों एवं योजनाओं में उनका सराहनीय योगदान सदैव प्राप्त होता है। कर प्रस्ताव गत वर्ष के बजट की तरह इस बजट में भी कोई नवीन कर आरोपित करने अथवा किसी पर भी कर दर बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2011-12 से वर्ष 2025-26 की अवधि में प्रचलित भावों पर औसतन 12.73% की वृद्धि दर परिलक्षित है। वर्ष 2025-26 हेतु राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का पुनरीक्षित अनुमान रुपये 16,69,750 करोड़ है, जो वर्ष 24-25 से रुपये 1,67,322 करोड़ अधिक है। पुनरीक्षित अनुमान वर्ष 2025-26 वित्त वर्ष 2025-26 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां रुपये 2,79,233 करोड़ तथा राजस्व व्यय रुपये 2,79,226 करोड़ अनुमानित है। राजस्व आधिक्य का पुनरीक्षित अनुमान रुपये 7,26 लाख है। राजकोषीय घाटे का पुनरीक्षित अनुमान रुपये 74,323 करोड़ है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.45% है। पूंजीगत निवेश की विशेष सहायता योजना अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 की अवधि की अनुपयोगित ऋण सीमा की राशि राजकोषीय घाटे की निर्धारित सीमा 3% के अतिरिक्त है। इन राशियों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत क्रमशः 0.81 एवं 0.164 है। इन अतिरिक्त प्रावधानों को अलग रखने पर राजकोषीय घाटा 3% के अनुरूप है।
अनुमान वर्ष 2025-26 के पुनरीक्षित बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत की जा रहे बजट के आकार में 11% तथा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 10.69% वृद्धि हुई है। राजस्व प्राप्तियां 26-27 में कुल राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमान रुपये 3,08,703 करोड़। राजस्व प्राप्तियों में राज्य करों से प्राप्तियां रुपये 1,17,667 करोड़ तथा केंद्रीय करों में प्रदेश के हिस्से के अंतर्गत प्राप्तियां रुपये 1,12,137 करोड़ अनुमानित है। रुपये 24,394 करोड़ तथा केंद्र सरकार से सहायक अनुदान अंतर्गत प्राप्तियां रुपये 56,504 करोड़ अनुमानित है। 2026-27 के लिए प्रदेश के स्वयं का कर राजस्व वर्ष 2025-26 के पुनरीक्षित बजट अनुमान की तुलना में क्रमशः 17.4% अधिक होने की स्थिति में बजट का अपनी बात राजस्व प्राप्तियों का वर्ष 2025-26 का पुनरीक्षित बजट अनुमान रुपये 3,08,659 करोड़ तथा पूंजीगत परिव्यय रुपये 80,266 करोड़ प्रस्तावित है। सामाजिक आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिए वर्ष 2026-27 के लिए समग्र रूप से बजट अनुमान रुपये 1,83,708 करोड़, जिसमें अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए बजट में क्रमशः 26% तथा 17% की राशि प्रस्तावित है। वर्ष 2025-26 का शुद्ध लेन देन के लिए वर्ष 2025-26 का पुनरीक्षित बजट अनुमान रुपये 54 करोड़ 20 लाख का है। वर्ष 2026-27 की कुल प्राप्तियां रुपये 3,89,397 करोड़ तथा कुल व्यय रुपये 3,88,925 करोड़ अनुमानित होने से वर्ष 2026-27 शुद्ध लेन देन रुपये 472 करोड़ अनुमानित है। आपके निर्देश के बावजूद राजकोषीय स्थिति राज्य के सकल घरेलू उत्पाद निर्धारित है। भारत सरकार द्वारा पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना में वर्ष 2026-27 के लिए रुपये 16,200 करोड़ दीर्घकालिक ब्याज ऋण सहायता प्रतिबिंब है या केवल आय देशी सरकार है। आज इस अवसर पर मैं प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहना चाहूंगा, घाटे का बजट पड़ा जा प्रदेश की जनता को मैं इन शब्दों के साथ समर्पित करता हूं।
बन चले चलते रहे, दीप बन चलते रहे, पुष्प बन खिलते रहे, लोक मंगल के लिए चलते रहे, चलते रहे। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी वित्तीय वर्ष 2026-2027 का बजट पेश कर रहे थे और इस बार इस बजट की खास बात यह है कि परंपरागत जो